स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका मेरे शो आम से खास पर। बहुत प्यार दिया आपने, उम्मीद है आगे भी प्यार देते रहें। आज इस शो में मेरे साथ बैठे हैं हरीश मलिक जी, चेयरमैन फरीदाबाद मॉडल स्कूल, शिक्षाविद हैं और ये अपने आप में एक चलता हुआ इंस्टीट्यूट है। जिंदगी की बहुत सारी ऊंची नीची चीजों को देखते हुए ये आज जिस मुकाम पर हैं, तो मेरे शो पर इनका वेलकम है आम से खास पर। हरीश जी, आपने आज सचमुच मेरे आम से शो को खास बना दिया यहाँ आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये यात्रा, आपकी ये जर्नी मेरे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है। हरीश जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया और अपने बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया जी। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। हरीश जी, मेरी एजुकेशन आगरा और मथुरा से हुई। मेरे फादर रेलवेज में सर्विस करते थे, तो उनकी जहाँ पोस्टिंग हुई उसी हिसाब से मेरी एजुकेशन हुई। प्राइमरी एजुकेशन मेरी एक सरकारी स्कूल से, जिसे कहते हैं साधारण म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल से हुई। लेकिन उसका भी मैं एक बात बता दूं कि मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है और बड़ी खुशी होती है कई बार जब मैं कबड्डी के मैच देखता हूँ। अच्छा, पहलवान थे क्या आप? मैं कबड्डी की अपनी 5वीं तक की टीम का कप्तान था और मेरी 42 स्कूलों के अंदर 32 स्कूलों के अंदर मेरी टीम फर्स्ट आई थी, जिसका मैं कप्तान था। क्या बात है। तो मुझे आज की डेट में जो कबड्डी के मैच आते हैं देख के इतनी खुशी होती है कि ये उस वक्त प्रमोट क्यों नहीं हुए थे। आपके लगाए हुए पेड़ के कोई फल काट रहा है। और उसके बाद फादर का ट्रांसफर आगरा हुआ, तो आगरा के अंदर मैं बलवंत राजपूत कॉलेज, वहां से मैंने एमएससी की। मथुरा से मैं 8वीं पास करके गया था और मैं अपने टीचर्स का सदैव चहेता रहा। हमने तो बहुत पीट खाई जी। नहीं, मैं हकीकत बताऊं हरीश जी, मैं अपने टीचर्स का चहेता रहा और उन्होंने अपने आप भी मुझे कई काउंसिल में नॉमिनेट कर देते थे। वो स्पोर्ट्स में भी मैं स्कूलिंग लेवल पर अपने तो चैंपियन ही रहा, 3 बार चैंपियन रहा, तो मुझे उससे भी लोगों में पहचान बनाने में थोड़ा सा आसान रहता था। कॉलेज में स्कूल से मैंने एनसीसी शुरू कर दी थी, क्योंकि कॉम से मैं जाट हूं ना, तो जाट फौज में जाने के लिए हमेशा से ही तैयार रहता। कमांडिंग। तो हरीश जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब 9th में एनसीसी ज्वाइन करी, जूनियर एनसीसी, तो साल के अंत में मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। अगले साल मुझे सार्जेंट बना दिया गया, तो मैं हेड हो गया। इसके बाद कॉलेज, इंटर कॉलेज यूपी के अंदर होते हैं, वो यहाँ स्कूल 12वीं तक होते हैं, वहाँ इंटर कॉलेज कहते हैं। उसमें डायरेक्ट मुझे सार्जेंट बना दिया, क्योंकि मैं नीचे से सार्जेंट बन के आया था। अगले साल मुझे अंडर ऑफिसर बना दिया, मैंने भी सर्टिफिकेट पास कर लिया। फिर कॉलेज में गया तो मैं सीनियर अंडर ऑफिसर बन गया और मैंने जो एनसीसी के हाईएस्ट लेवल है उसी सर्टिफिकेट पास कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ आप अफसर भी बन गए। अपने मैं बता रहा हूँ, सी सर्टिफिकेट मैंने पास कर लिया और आर्मी में जाने की ख्वाहिश थी एज ए डॉक्टर, इसलिए सब्जेक्ट भी मैंने बायोलॉजी लिया कि डॉक्टर, मैं आर्मी अफसर भी बनूंगा और डॉक्टर भी बनूंगा। लेकिन वो दोनों ही नहीं बन पाया। ये आपका ख्वाब पूरा ना होने का कोई अफसोस? नहीं, अफसोस इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने इसको किसी स्टेज पे पूरा भी कर दिया। वेरी गुड। अदरवाइज ये रह जाता कि मैं आर्मी अफसर नहीं बन पाया। मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट एसएसबी जिसे कहना चाहिए वो 75 में दिया था और कोल्हापुर से मैं रिजेक्ट होके आया था। सब कहते थे यही सिलेक्ट होगा, लेकिन हुआ नहीं। 85 में दोबारा मैंने, जब व्हेन आई वाज इन सर्विस एज ए लेक्चरर में था, तो एक ऐड देखा मैंने और उसमें लिखा था टेरिटोरियल आर्मी, कमीशन इन टेरिटोरियल आर्मी। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स ये मांगे गए थे। मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद दिल्ली में मेरा पहला टेस्ट हुआ, आई क्वालिफाइड। फिर वो एसएसबी के लिए मुझे बुलाना था उन्होंने, तो वो इलाहाबाद बुलाया था। वहां जाने से पहले मैंने सोचा, 5 बार उससे पहले मैं रिजेक्ट हो चुका था। काफी रिजेक्शन है ये। बहुत, मतलब इंडिया का कोई ऐसा सेंटर नहीं था। आदमी डिमोरलाइज हो जाता है। हाँ, कोई इंडिया का कोई ऐसा सेंटर नहीं था
जिसमें मैं ना गया हूँ, चाहे एनडीए से गया, चाहे आईएमए से गया, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन से गया, चाहे ओटीयू से गया, और सब जगह रिजेक्शन हाथ लगी। कभी पहले दिन नहीं आया। आप 50% लोग पहले दिन निकाल दिए जाते हैं। मैं हमेशा लास्ट वाले दिन आया, और कई दफे तो ऐसा भी हुआ कॉन्फ्रेंस में मुझे दोबारा बुलाया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। डेस्टिनी कुछ और प्ले कर रही थी। हाँ, प्ले कर रही थी, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब 85 में मैंने दोबारा एड देखा और ये सब किया, तो मैंने सोचा यार 5 दफे आपने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, आप अपने सेल्फ गाइडेंस और किताब पढ़ के सेल्फ कॉन्फिडेंस से चलते रहे। हाँ, तो मैंने दिल्ली के अंदर मिनर्वा एकेडमी, एल्प्स एकेडमी थी, ब्रिगेडियर थे उसमें, वो कोचिंग देते थे। 15 दिन की कोचिंग थी, 500 रुपए उन्होंने मेरे से लिए। मैं ऑलरेडी एज ए लेक्चरर भी एनसीसी अफसर वर्क कर रहा था। मैंने उनसे कहा सर आपकी कोचिंग 15 दिन मैंने ले ली, ये सब मुझे पहले भी आता था, अभी आपने सारा बता दिया, आप मुझे ये बताइए कि कमी कहाँ है, फ्लूक कहाँ है, हाँ प्रॉब्लम क्या है। कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दी, वो आज भी याद रखता हूं मैं। बताएं, मेरे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। एग्जाम्पल थी, उसने कहा 2 प्लांट हैं, एक प्लांट हुआ जिसको प्रॉपर टाइम पे पानी खाद सब मिल रहा है, एक है वो बाहर रखा हुआ, बारिश हो गई तो पानी मिल गया, किसी ने कुछ डाल दिया तो खाद मिल गई। लेकिन अगर दोनों की ग्रोथ हो रही है एक टाइम के बाद और थोड़ा बहुत ही फर्क है, उसमें आप रह जाते हो। वो जो प्लांट हो ना, आप वो हो जिसको पानी मिल गया तो पी लिया, हाँ, आपको पूरी वो सारी चीजें नहीं मिली, नॉरिशमेंट, और आप प्रोजेक्ट ये कर रहे हो। क्या बात है सर, समझाने वाले का भी क्या तरीका है। आप प्रोजेक्ट तो ये करते हो कि मेरे को सब मिला है। आप हमारे शो पर उनका नाम जरूर लें सर। ब्रिगेडियर बत्रा थे वो। तो उन्होंने कहा आप शो तो ये करते हो, लेकिन आप हो ये, एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर प्लांट है, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला, तब भी ये इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन एक स्टेज पे आके एक स्टेज रुक रहा है। तो वो जो उन्होंने बात कही, कहना स्टिक टू योर ऑनेस्टी, आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरा सिलेक्शन के लिए मैं इलाहाबाद गया 85 में, आफ्टर गैप ऑफ 10 years। कुछ भूला ही होगा, कुछ ज्यादा याद तो हुआ नहीं होगा, शरीर में भी कमजोरियां आई होंगी, ठीक बात है। लेकिन इसके बावजूद जब मैं 85 में जब रिजल्ट आया और मैं सिलेक्ट हुआ, मेरी जिंदगी का इससे बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं था। आंसू आ गए थे? 100% उछल पड़ा था यार। मतलब उससे बड़ा कि इतनी बड़ी विफलता के बाद आप सिलेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले किसको आपने फोन? मैंने घर पे फोन कहाँ थे उस टाइम, टेलीफोन थे। टेलीग्राम किया मैंने, पेरेंट्स को किया घर में, मेरी वाइफ को किया मैंने। सब खुश हुए? सब खुश हुए। लड्डू बटे नेचुरली। जाट से लड्डू ना बटे। लेकिन आप फिर वो कह रहे थे ना कि ईश्वर क्या करता है वो बेहतर करता है, वो बेहतर करता है। उस टाइम तक फरीदाबाद मॉडल स्कूल चल चुका था 78 से, और ये 85 की बात बता रहा हूँ। 7 साल तक स्कूल किसी अच्छी हद तक ग्रो कर गया था। फादर को भी मैं रियल एस्टेट में, आपको जैसे पता है, मैं असिस्ट करता था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो जस्ट बिजी रहने के लिए उन्होंने ये काम शुरू कराया था हमने। उस टाइम कल्चर भी था। हाँ, तो वो कहने लगे कि भाई आप क्या करना, क्यों जाना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा जी वो ख्वाब था स्टार कर ले। स्टार तेरे पास पहले भी लगे हुए एनसीसी में, लेकिन ये सारे काम चौपट हो जाएंगे, अब यहाँ बंदिश आ गई। हाँ, तो वो तेरे दिमाग में था ना कि आर्मी ऑफिसर क्या होते हैं, यू आर सिलेक्टेड। तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन था कि मेरे लिए आर्मी ऑफिसर की क्वालिटीज सब हैं, एंड वो कोई विशेष नहीं है। तो मैंने वहां कंप्रोमाइज किया, व्यापार फादर को असिस्ट करने के लिए भी और स्कूल के लिए भी, और जॉब में इक्वली मेरे को सैलरी बराबर थी। मुझे मैंने सुना है कि आप लॉ में भी बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, आपने लीगल सर्विसेज भी दी हैं शहर को। यस हरी जी, मैं चेयरमैन रहा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फरीदाबाद, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का। इट्स ए बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, 4 मेंबर मेरे साथ थे, एंड आई वाज द चेयरपर्सन। 2014 से 2019 तक 5 साल, और मैंने लगभग 5000 से ज्यादा केसेस
बच्चों से। कितने? 5,000 से ज्यादा केसेस 5 साल में? 5 साल में, यानी 1 साल के 1,000? लगभग 2-3 केस रोज आते थे। क्या बात है। वो डील किए, अवेयरनेस करी लोगों के अंदर, और खास तौर से चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल हरेसमेंट, चाइल्ड अब्यूज, ये बहुत सारे इस टाइप के केसेस आते थे। क्योंकि अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन गया तो उसमें बच्चों को काफी फ्रीडम भी है, और सेक्सुअल अब्यूज इतना स्ट्रॉन्ग है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा लॉ बना है। तो पॉस्को आ गया। हाँ, पॉक्सो। तो उन सारी चीजों में लगभग मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि 5 साल के अंदर लगभग ऐसे नालायक लोगों को, जिन्होंने किसी की नादान बच्चियों को गुमराह किया होगा, बहकाया होगा, भगा ले गए होंगे, उनके साथ वाहियात बदतमीजी की होगी, मैंने उनको जेल तक पहुंचाने में पूरी मदद की होगी। क्या बात है। कितने लोगों को कह रहे हैं आप? लगभग 1,000। 1,000 क्रिमिनल्स को आपने उनके अंजाम तक पहुंचाया। यस, बहुत बड़ी बात है। ये आप जैसे शख्सियत ने को इसी बात में खास बना दिया मेरे लिए। नहीं, मैं खास तो नहीं मानता, लेकिन ये था कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उस गलत का तो उसको भुगतना चाहिए। लड़कियां इनोसेंट होती हैं, छोटी होती हैं, कोई भी हो, बच्चा, लड़की हो, लड़का हो, ज्यादातर लड़कियां केसेस आते थे, विक्टिम लड़कियां होती थी। तो ये कितने ही चाइल्ड लेबर ये लीगल सर्विस 5 साल देने के बाद आपने विड्रॉ किया? नहीं, इट वाज अ टर्म फॉर 5 ईयर ओनली। अच्छा, टर्म ही इतना था? 5 साल का टर्म था, और फिर उसके बाद एज बार थी। और अभी भी आप बहुत सारी संस्थाओं को एसोसिएट करते हैं? हाँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रयास से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जाट समाज फरीदाबाद से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा है। और शिक्षण संस्थाओं से तो मैं जुड़ा हूँ। मलिक साहब, आप इतना सब कुछ करते हुए परिवार को भी समय देते हैं, खुद को भी समय देते हैं, इतनी एसोसिएशन को भी समय, ये सब इस आज के भागदौड़ भरे युग में कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, पंक्चुअलिटी मेरे खून में भरी हुई है, मेरे माँ बाप में। कि मेरी माँ हालांकि अनपढ़ थी बेचारी, लेकिन उन्होंने खुद पढ़ के हम भाइयों को पढ़ाया। ठीक बात है। और उन्होंने जो कैरेक्टर डेवलप किया ना, कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है ना, वो मैं उसका श्रेय मांगू। काम करने की भावना होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ये सब इसका श्रेय ये पुराने लोगों से हमें संस्कार के रूप में मिला है। मलिक साहब, आप आज शिक्षा की दुनिया में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा स्कूल है आपका जिसके आप चेयरमैन हैं। क्या विशेष बात लेके चलते हैं आप? स्कूल तो बहुत है, क्या विशेष बात कहना चाहेंगे इस विषय में? आपके स्कूल में क्या विशेष होता है? यस, देखिए, हर स्कूल में कैंटीन होती है, लेकिन फरीदाबाद मॉडल स्कूल के अंदर कैंटीन नहीं है। ये विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। अगर बच्चा स्वस्थ रहना चाहता तो उसको स्वस्थ फूड मिलना चाहिए, खाना उसका स्वस्थ होना चाहिए। उसमें माँ बाप को थोड़ी तकलीफ होती है सुबह उठ के बनाने में, अपने बच्चे को भोजन देने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो घर का भोजन बच्चा खाएगा वो स्वस्थ, किसी हद तक ज्यादा स्वस्थ रहेगा। वो जैसा कि कैंटीन के डोसा खा लिया, कुछ बर्गर खा लिया, कोई पकोड़ा खा लिया, कोई समोसा खा लिया, तो अनहेल्दी हो जाएगा। तो वो मेरे यहाँ कैंटीन नहीं है। और उस कैंटीन का एक कारण और भी हो सकता है जो बहुत अहम है। देखिए, जो बच्चे पढ़ते, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों होती है? स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म इसलिए होती है कि सब बच्चे एक जैसे दिखाई दें टीचर्स को। डिसिप्लिनरी पार्ट है। नॉट डिसिप्लिनरी, इक्वलिटी कि सारे बच्चे एक जैसे दिखाई दें, कोई गरीब अमीर ना भेदभाव नजर ना आए, कपड़ों से एटलीस्ट। यस, इसलिए यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। अब अगर कैंटीन है, हो सकता है आपका बच्चा 1,000 रुपए लेके आए, मेरा बच्चा 200 रुपए लेके आए। ये पॉइंट है। वो और एक का बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो 100 रुपए भी ना लाए, ना भी लाए, वो कॉम्प्लेक्स जो है। लेकिन एक दिन क्या होगा कि वो ये सोचेगा कि यार मुझे रोज कुछ खिला देते हैं यार दोस्त, मैं भी इनको कुछ खिला दूं। बस उस दिन वो क्या करेगा? उस दिन वो माँ बाप के पर्स में से कुछ निकाल के लाएगा, कहीं से भी कुछ भी करेगा, कहीं से लाएगा ना, लेकिन वो उस दिन तो ले आएगा, खिला देगा, कुछ दिन बाद फिर उसका टर्न आएगा,
आपने बड़ा रूट कॉज पकड़ा है। और उस दिन वो पकड़ा जाएगा। आपने भी एक रूट कॉज पकड़ा है। उस दिन जब वो पकड़ा जाएगा, उस दिन उस बच्चे की घर के अंदर क्या हालत होगी, क्या कैरेक्टर असैसिनेशन होगा उसका, वो कभी वो बच्चा मतलब माँ बाप की निगाह में कितना गिर जाएगा कि मेरा बच्चा चोर है। तो मैंने कारण कुछ और है। कारण कुछ और है। तो मैंने इसलिए, हालांकि स्कूल को तो कैंटीन से फायदा हो सकता था, वो तो कमर्शियल, लेकिन मैंने उस चीज को बिल्कुल टोटली बंद किया। और क्या विशेष बताना चाहेंगे आप? बाकी तो देखिए, आज के बच्चे जो है, माँ बाप उनको बहुत जल्दी स्कूटर मोटरसाइकिल ये दिला देते हैं। आई डोंट अप्रिशिएट कि मेरे यहाँ कोई बच्चा स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूल के अंदर लेके आए, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है। और इसका कहने का हक मुझे इसलिए दावे से मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने बेटे को अपने सेक्टर 19 से और एपीजे स्कूल साइकिल पे भेजा है, क्योंकि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा। हालांकि उसका कितना मजाक बनाया होगा, डिसिप्लिन तो सर घर से ही शुरू होता है। कितना मजाक बनाया होगा बच्चों ने उसका। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आज वो थैंकफुल होगा। जबकि मैं अपने अप्रोच से, जान पहचान से उसका बनवा सकता था लाइसेंस। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने वो नहीं किया, एथिक्स ही नहीं थे मेरे। ये एथिक्स की वजह से ही आप आज आम से खास बने हुए हैं। नहीं मैंने कोशिश की है ऐसा कि मैं जो रूल्स हैं उनको फॉलो करूं। दो चीजें मैं समझ पाया हूं, जैसा अन्न वैसा मन। दैट्स राइट। अगर बच्चों ने घर का अन्न खाया है तो उनका मन भी वैसे पाक साफ होगा। और नो वाहन, जैसा अन्न वैसा मन, नो वाहन। हरीश जी, ये मुकाम कोई एक दिन की तपस्या तो है नहीं। इस तपस्या में आपके ऊपर ओले भी पड़े होंगे, बारिश भी पड़ी होगी, अंदर भी चले होंगे, लू भी लगी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके मुताबिक नहीं थी, जो आपको फेस करनी पड़ी होंगी। आप अगर इस सफरनामे में उन चीजों को जोड़ देंगे तो मेरे दर्शकों को और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। देखिए हरीश जी, आपने बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जी, कि जैसी परिस्थिति हो ना, उस परिस्थिति के हिसाब से आपको एक्शन करना चाहिए। मनोस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ एक एग्जांपल है। जब मैंने बताया कि मैं सन 75 में कोल्हापुर से रिजेक्ट होके आ रहा था जी, ट्रेन के अंदर हम सफर कर रहे थे, जो सारे लड़के रिजेक्टेड थे मेरे साथ जितने आए हुए थे। हम ऊपर नीचे सो रहे थे कंपार्टमेंट में। सुबह सुबह एक वो बोली बोलने वाला आया रूम कंपार्टमेंट में, बर्तन 5 बर्तन इतने रुपए, बोली कोई किसी ने लगाई कोई किसी ने लगाई, और बड़ी अच्छी अच्छी गिफ्टें, वो ना जिसको देना उसको गिफ्टें दे रहा था। तो उसने बड़े शानदार लेदर के पर्स रखे हुए थे। अब बच्चे थे यार, हम भी 75 साल 75 में कॉलेज से ही तो निकले थे। हमने कहा पर्स बहुत अच्छा है यार, इसके चल बोली लगा देते हैं, छोटी बोली लगा देते हैं, हमें देना तो है नहीं, इसने गिफ्ट देगा। हाँ गिफ्ट दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उसकी चाल को समझ नहीं पाए। उसने सर किसी से, हमने 25 रुपए 35 रुपए बोला था शायद, फिर वो बढ़ते बढ़ते 135 रुपए तक पहुंच गए उन बर्तनों की कीमत। इन्वॉल्व हो गए उसमें। हम 35 रुपए पे इन्वॉल्व हो गए कि अगर 35 रुपए में देता तो हमारे हैं, और 135 में देता तो हमें पता था 135 वाले को देगा, हमें क्यों देगा। हमने तो सबसे लोअर बोली बोली थी, जबकि मैं अपने फ्रेंड्स को कह रहा था वह बोली मत लगाना कि हम फंस जाएंगे, लेकिन मैं ही फंस गया। तो हरी जी, आप वो दिन इतना बुरा दिन था कि जेब में थे ही 35 रुपए। अरे क्या बात तो आपने 35 के 35 लगा, और वो 35 मैंने बोल दिए। जब उसने 135 पे बोली खत्म करी, 135 आपके, आप दिखाओ, आपके 140, 110 है, आप 110 दिखा दो। सबके निकलवा लिए, सबके निकलवा लिए, और सबको एक सेट पकड़ा दिया, और मुझे भी 35 रुपए वो सेट पकड़ा दिया। अब स्थिति ये थी कि कोल्हापुर से आगरा आए कैसे, टिकट तो थी, लेकिन उस वक्त आपको पता ट्रेनें इतनी फास्ट नहीं चलती थी, एक डेढ़ दो दिन लग जाता। खाएंगे क्या। तो ये स्थिति बड़ी विचित्र थी, लेकिन ये बताना इसलिए भी ठीक समझता हूँ कि कई बार आप अगर सही एक्शन ले लें और अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं तो आपको फायदा हो सकता है, नहीं तो आपकी तरह नुकसान। तो हम कल्याण उतरे, और कल्याण से शाम को हमारी पंजाब मिलने चलना था। हम सारे लड़के उसमें चढ़ गए। कुछ गिफ्टें सबने ले रखी थी, सबको मिली थी, कुछ हमने चीजें खरीदी थी कोल्हापुर से, जैसे ये
अगरबत्ती वगैरह और ऐसी जो चीजें वहां मशहूर थी। मैंने कहा भाई सारी गिफ्टें अपनी दे दो। एक थैले में वो सारी गिफ्टें रखी, वो बर्तन रखे, और मैंने 2 लड़के अपने साथ लिए और मैंने कहा भाई एक डब्बे में चढ़ेंगे और जो हमारे साथ हुआ वही हम करेंगे। सच में तो आपने ऐसा किया? ऑनेस्टली। बाकी बच्चों को तो दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा तो दिया। ये तो जाट वाली बात हो गई, यहीं तो निकालूंगा। नहीं तो सुन तो लो ना। तो वो जो हुआ क्या कि जब उस कंपार्टमेंट चढ़ भी गए तो लग भी रहा कि एक आध आदमी हमें जानता, तो डर भी लग रहा कि घर जाके शिकायत करेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि हमने वो 2 बर्तन, 3 बर्तन, 5 बर्तन करके भाई साहब पैसे वो वापस 35 रुपए से ज्यादा हम 65 रुपए में बेच के अगले स्टेशन पे हम अपने डब्बे में आ गए। और बच्चों से ये कमिटमेंट था कि जितने 35 से ऊपर रुपए मिलेंगे वो सारे खर्च होंगे खाने पीने में। तो सारे रास्ते उनको भी खिलाता लाया और 35 रुपए अपनी जेब में रखे। ये सबक आपको मिला। मैनेजमेंट का है ये मार्केटिंग का है। अगर कोई समझे तो हाँ, स्किल अगर हम और कॉन्फिडेंस का है। अदरवाइज मैंने तो कभी ऐसा कभी जिंदगी में किया नहीं था, लेकिन परिस्थिति ने करवाया। हरीश जी, सरकार ने किस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ये जिम्मेवारी सौंपी थी? यस, जब इसका एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें एडवोकेट्स का था कि आप एज ए एडवोकेट हो, आपको एजुकेशन का, प्रोफेशन का तजर्बा हो। तो एज ए लेक्चरर मैंने दिल्ली के अंदर लगभग 30 साल मैंने जॉब की है, तो उस बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आपने क्योंकि बच्चों से मेरा डीलिंग था और मैं लॉ ग्रेजुएट भी था। इस जिम्मेवारी को आपने बखूबी निभाया जी। इस सफरनामे में सबसे ज्यादा सहयोग, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आए आपके, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 5 बार फेल हुए, उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ किसकी आप सबसे ज्यादा सपोर्ट मानते हैं? देखिए, सपोर्ट तो पेरेंट्स से बड़ा कोई होता नहीं होता, नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि बड़े भाई हैं मेरे, हम साथ ही रहते। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सीनियर पोस्ट से रिटायर्ड हैं। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि वो 2 बार देश और विदेश में काम करते हुए भारत सरकार से, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैश अवार्ड प्लस उत्तम सेवा के लिए प्रमाण पत्र स्वयं दिया। बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार मनमोहन सिंह जी ने अति उत्तम पुरस्कार और कैश प्राइज अवार्ड से, जो कि एक बहुत रेयर मतलब जिसे कहना चाहिए मिलता है, हर एक को नहीं मिलता, उत्तम सेवाओं के लिए। अति उत्तम। हाँ हाँ, क्योंकि ही इज वर्कड इन पाकिस्तान, ही इज वर्कड इन रंगून और मेनी कंट्रीज। देश के लिए। पुरस्कारों से मुझे ध्यान आया, पुरस्कार तो सर आपको भी बहुत मिले हैं। देखिए, मेरा कमरा भरा पड़ा है। नहीं सर, जरूर यहाँ उसका बयान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पुरस्कार खरीदे तो नहीं जाते, ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, लगन और एक सफल अप्रोच का नतीजा होते हैं। देखिए हरीश जी, मैं सच बताऊं कि पुरस्कार के लिए तो मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, काम तो पुरस्कार के लिए नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि ठीक है, लोगों को लगता रहा और तो मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मुझे देते रहे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और मैं उस काम को और अच्छे से करता रहा। मैं अभी पीछे देख रहा था न्यूज़पेपर में, नितिन गडकरी जी आपको सम्मानित कर रहे थे। हाँ, नितिन गडकरी जी ने मुझे दिल्ली के अंदर इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर फॉर एजुकेशन के लिए किया। उससे पहले मुझे गवर्नर हरियाणा ने अपने होटल ताज के अंदर सम्मानित किया। सोशल वर्क के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए मुझे जगन्नाथ पहाड़िया जी ने अपने राजभवन चंडीगढ़ में बुलाकर मुझे सम्मानित किया। ग्रीन फरीदाबाद के लिए मुझे धनिकलाल मंडल जी ने फरीदाबाद के ऑडिटोरियम में सम्मानित किया। तो और हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 बार मुझे 26 जनवरी पर अपने जो इनका वार्षिक प्रोग्राम होता है उसमें भी 2 बार मुझे सम्मानित कर चुके, एक बार एजुकेशन के लिए और एक बार सोशल वर्क के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। मलिक साहब, बहुत हैरान हूँ आपका ये सब जानकर। मैं इतनी सारी संस्थाओं को आप एसोसिएट करते हैं, इतना टाइम देते हैं, सोशल लाइफ के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, मैं
2082 में सेक्टर 15 में रहता था और मेरा मकान सेक्टर 19 में बन रहा था। 1982 उस वक्त सेक्टर 19 की जो हालत थी, मुश्किल से गिने चुने 10-12 मकान थे। तो वहां में न सड़कें प्रॉपर थी, बिजली पानी का कनेक्शन लगाओ तो एक जगह टूटता था, दूसरी जगह आता नहीं था। काफी परेशान है, बहुत परेशानी थी। तो वहां से सोचा एसोसिएशन बनाए, एसोसिएशन बनाई मैं, उसमें मुझे लोगों ने सेक्रेटरी बनाया। तो लिखना पढ़ना शुरू हुआ, अधिकारियों से मिल मिला के। शौक तो पहले ही था। हाँ वो तो मैं आपको सच्चाई बताऊं कि स्कूल लाइफ में भी मैंने इलेक्शन जीते और हारे। डीएनए भी जात का था। डीएनए भी जात का था। तो कमांडिंग शौक, लीडरशिप का शौक तो देखो होता है, शुरू से था, वो जीन्स में है। तो मैं अधिकारियों से मिलता मिलाता और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने 19 सेक्टर के लिए बहुत काम किया। वहीं से आपके अंदर ये सोशल सर्विस का जज्बा जागा। हुआ। लोगों को, मेरे पास छोटे लोग, उम्र कम उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी, सब तरीके के लोग आते थे, मजबूर गरीब हर तरह सब आते थे। और मेरा ये लगता था कि अगर ये मेरे पास कोई आया, इसका मतलब ये मुझे सक्षम समझ रहा है कि मैं शायद इसका कुछ कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो मैंने कहा ईश्वर का भेजा हुआ, तो मुझे जो कहीं इसके लिए कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। और हकीकत यह है कि मैंने किया भी। और एक स्टेज ऐसी आई, मैं आपको हरीश जी बताऊं, कि लोग, मैं एक फ्रेंड के सेक्टर 17 में एक रेस्टोरेंट में, हम फ्रेंड की पार्टी थी, उसके बच्चे का कोई नामकरण वगैरह था। वहां मेरे टेबल पे 10-12 लोग इकट्ठे हो गए कि मलिक साहब आप काउंसलर का इलेक्शन लड़ो। अच्छा। हाँ, 2005 की बात है। मैंने कहा यार पार्टी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो, फिर बात करेंगे। वो अगले दिन सवेरे 30-35 लोग मेरे पास घर में आ गए, मौजूद लोग घर आ गए। 30-35 आदमियों में बैठने का भी ठिकाना नहीं होता, लेकिन एनी हाउ मैनेज किया, चाय चुई पिलाई। और मैंने कहा भाई 30-35 आदमियों से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता था। ठीक बात है, क्योंकि मेरा सोच उस काउंसलर के इलेक्शन तक नहीं थी। सोशल सर्विस में कर रहे थे, ना कि किसी और मुझे वो नहीं था। मैंने कहा आप मुझे स्ट्रेंथ दिखाओ, इन आदमियों से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। बात तो ठीक है। तो मैंने हाथ जोड़े और उनको भेज दिया। मेरा मकसद था कि अभी दोबारा कोई नहीं आएगा, विदा कर दिया। मेरे घर के सामने ही पार्क था, 2 मकान छोड़ के। 3-4 दिन बाद तो इतवार था, और वो वैसा वहां पे उन्होंने कुर्सियां लगा के, माइक शाइक लगा के वहां 200 आदमी इकट्ठे कर दिए। और आपको बुला लिया? और मुझे बुला ही नहीं लिया, मुझे वहां भगवान बना दिया। इतना मतलब उन्होंने इतना मुझे कायल करा, इन द सेंस मेरे अप्रिशिएट कर दिया। तो मुझे ये लगा कि पता नहीं शायद ये भगवान की कॉल हो। ठीक बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो वहां से मैंने उनसे एक वायदा लिया कि मैंने कहा बात सुनो, कहूंगा उस वक्त 1300-1400 वोटों में जीत हो जाती थी उस वार्ड में। भाई आप लोग जो आए हो, आप लोग मेरे साथ रहना, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। ठीक बात है। हाँ, आप लोग, मेरा कोई इच्छा नहीं थी, आप लोग चाहते हो मुझे इलेक्शन लड़ाना, मैं आपकी भावनाओं को कदर करता हूं और मैं सोचूंगा। मैंने ऊपर के भी नेताओं से बातचीत करी, उन्होंने कहा काउंसलर बनो, बाकी हम देखेंगे। तो आपको सपोर्ट मिलती चली गई? हाँ, मैंने इलेक्शन लड़ा और 20 दिन के अंदर अपना एज ए लेक्चरर मैंने वीआरएस पी लिया और अच्छा इलेक्शन लड़ा मैंने। और ठीक है, मैं कुछ वोटों से हार गया। आपको पता है कि इलेक्शन जात पांति पे आके अटक जाता है, और आप पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं। मैं पॉलिटिशियन नहीं था, मैंने इसके लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था। ठीक है। लेकिन जितना भी था, लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे वास्तव में ये बड़े बड़े जो इलेक्शन, हार जीत लगने लगी। हार जीत नहीं, वो हाँ, यस यू आर राइट, हार जीत लगने लगी कि आज जो एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हैं ये मेरे साथ थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक बात है, ठीक बात है। वो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी काउंसलर उस टाइम आपको सपोर्ट कर रहे थे? सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे कम्पीट कर रहे थे। अच्छा। हाँ, जो बाद में एमएलए के 2-2, 3-3 इलेक्शन लड़े, वो आपके कॉम्पिटिटर थे? मेरे कॉम्पिटिटर थे। मुश्किल से 10-20 वोट मेरे से फालतू थे, हार वो भी गए थे। तो वहां से मुझे लगा कि क्या जाति इतनी बड़ी चीज है, और अगर जाति इतनी बड़ी चीज है
तो कभी किसी बचपन में ऐसे गाना सुनते थे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाना। तो मैंने कहा यार फिर ऐसी बात है तो जाति की पहचान भी होनी चाहिए। अब यहाँ आपका जाटिज्म आ गया। यहाँ जाटिज्म आ गया। 2003 में मैं जनरल सेक्रेटरी जाट समाज मुझे बनाया गया, लोगों ने, समाज ने बनाया। और उसके बाद मैंने वो एक्टिविटीज वहां से शुरू करी। मैं बन तो 2003 में ही गया था, लेकिन मेरे अंदर वो भावनाएं नहीं थी, हकीकत में बताऊं। लेकिन 2005 से वो भावनाएं जागृत हुई कि समाज के लिए मुझे, अपनी बिरादरी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो किसान भवन और जाट भवन सेक्टर 3 बल्लभगढ़, 2005 में उसका इनॉग्रेशन पत्थर रखवाया। और मेरे लोगों ने, मेरे सपोर्ट ने, मेरे प्रधान आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनका मुझे पूरा सपोर्ट रहा। मैं उनका सपोर्टर रहा, बल्कि ये कहना चाहिए। और हम लोगों की टीम इतनी मजबूत थी कि वो शहर में जिसके पास, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जहां अपनी जान पहचान थी, लोगों ने दिल खोल के हमें पूरा सहयोग दिया। और हमने वो किसान जाट भवन बनाया पहले। वो बनाते बनाते हमारे पास मुख्यमंत्री से उसका उद्घाटन करवाया। उसके बाद हमारे पास इतना कुछ पैसा सरप्लस बन गया कि हमने कहा इस पैसे का हम क्या करें। फिर हमने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने फिर हमें सेक्टर 16 में जगह दे दी, किसान भवन की फिर जगह दे दी। और आज फरीदाबाद के अंदर जो किसान भवन है, मैं हरियाणा में कहीं नहीं, वो हरियाणा में कहीं भी नहीं, और इतना सुंदर फरीदाबाद में तो इसका मुकाबला कहीं है नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी बहुत सारे फंक्शन वहां अटेंड कर जिसके अंदर 30 कमरे, एसी, अटैच बाथरूम, टीवी, गीजर, एवरीथिंग फैसिलिटी लाइक ए होटल, इट इज अवेलेबल समाज के लिए दिया। वहाँ सरकारी अधिकारी भी ठहरते हैं, सोशल लोग भी ठहरते हैं, पॉलिटिशियंस भी ठहरते हैं, और समाज के काम आ रहा है, मैं समझता हूँ। वहां से बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद के जितने स्कूल्स हैं, हम सबको इनवाइट करते हैं। उनके 10वीं के टॉपर जितने बच्चे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल छोटा है, बड़ा है, गली में है, मोहल्ले में, हरियाणा बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई से, किसी भी बोर्ड से है, अगर वो उस स्कूल का 10वीं का टॉपर है, हम उसको ऑनर 2100 रुपए से ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन लेटर हर साल देते हैं। हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम जिसे कहना चाहिए, हम उन विधवाओं का जिनके आदमी आर्मी में है, पुलिस में है, इंसिडेंटल विडो, उनके लिए भी हम पूरा मदद करते हैं। हम ऐसे विद्यार्थियों का जिनके पिता नहीं है और वो अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस में भी हम सहयोग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए, ऑर्फन्स के लिए, फरीदाबाद के अंदर करीब 400-500 ऐसा बच्चा है जो ऑर्फन रह रहा है। उन बच्चों को भी हम साल में एक बार बुला के, उनका पूरा एक मेले की तरह लगा के, उनका दिल खुश करने के लिए उनको वहाँ गिफ्टें भी जाट समाज की तरफ से और उनकी तरफ से उनको खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है कि वो बच्चे ये समझे कि हम एक मेन स्ट्रीम में हैं। मलिक साहब, आप इतना कुछ करते हैं, क्या कहीं आप ऐसा पाते हैं कि समाज के इस उत्थान के लिए, इस समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, क्या सरकार भी कुछ आपके साथ सहयोगी कदम उठाती है? देखिए, जहां सहयोग की जरूरत थी सरकार से, हमें सरकार ने हमेशा सहयोग किया, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। सामाजिक संस्थाएं किसी सरकार से बंधी नहीं होती, वो जो सरकार होती है उसी की होती है, और उसी के सहयोग से काम करती हैं, और उसी सरकार के लिए काम करती हैं। आप कहीं ऐसा महसूस करते हैं किसी फील्ड में, किसी और एरिया में सरकार को और इन समाज सेवी संस्थाओं को और भी काम करने की आवश्यकता है? एंडलेस है समाज। देखो, जहाँ इंसान है वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, वहाँ उसकी आवश्यकताएं भी हैं, वहाँ उसके अपलिफ्टमेंट की बात भी है। तो ये तो एक एंडलेस प्रोसेस है। सरकारें भी करती रहेंगी, संस्थाएं भी करती रहेंगी, चलता रहेगा। आपसी मेल जोल से ही बनेगा। मैं शिक्षा पर आता हूँ। आप तो शिक्षाविद हैं, स्कूल भी चलाते हैं, बहुत सारी शिक्षा संस्थाओं को एसोसिएट भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस वक्त फरीदाबाद में आया था, सिर्फ यहाँ 2 स्कूल ऐसे थे जो सीबीएसई से +2 एफिलिएटेड थे, और एक सेंट्रल स्कूल था। एक स्कूल था जो सिर्फ 10वीं तक था। ये बाकी हरियाणा बोर्ड से थे। ये फरीदाबाद के स्कूल की हालत थी सन 76 में। तो उस वक्त सोचा था कि यहाँ के बच्चे दिल्ली जाते हैं, जो सक्षम माँ बाप हैं। ठीक बात है।
तो क्यों नहीं उन बच्चों को यहाँ पे ही एजुकेशन अच्छी दी जाए। उस उद्देश्य से मैंने यहाँ स्कूल शुरू करवाया था। और आज मैं मतलब बड़ी खुशी से कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि फख्र से भी कह सकता हूँ, फरीदाबाद मॉडल स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्मी ऑफिसर्स और इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने एशिया में, कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल जीते हैं, आपके स्कूलों से निकले? यस, मेरे फरीदाबाद मॉडल स्कूल से निकले हुए बच्चे। फरीदाबाद के और स्कूलों से भी निकले होंगे, लेकिन किसी एक स्कूल से शायद 2 बच्चे निकले हों, ये मुझे नहीं लगता। और आपके स्कूल से 2 बच्चे, 2 बच्चे अलग अलग टाइम जिन्होंने इंटरनेशनली एक्सेप्ट मेडल जीते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत देश के लिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, कोई ऐसा गेम नहीं है जिसके लिए हमारे यहाँ फैसिलिटी ना हो। शूटिंग रेंज हमारे यहाँ, स्विमिंग पूल हमारे यहाँ, बास्केटबॉल, टेनिस, क्या वॉलीबॉल, क्रिकेट, मतलब एवरी परफेक्ट कोचिंग। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। यस, हर खेल को आपने खेला है, तो आपकी रुचि के अनुसार आपके स्कूल में इन चीजों के लिए कोशिश करते हैं, टोटल प्रबंधन किया जाता है। एक चीज विशेष बताना चाहता हूँ हरीश जी आपको, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और स्कूल से भी, कि बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे, हो सकता है मैं क्लास में टॉप ना आता हूँ, 5वें 6ठे नंबर पे हूँ, हो सकता है गेम्स में मैं टॉप पे ना आता हूँ, 4थे 5वें नंबर, तीसरे तक तो इनाम मिल जाती है, 4थे 5वें पे आता हूँ, कोई नहीं पूछता, तो मुझे तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन फरीदाबाद मॉडल स्कूल के अंदर ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल प्राइज है। हर कैटेगरी के बच्चों का क्लासिफिकेशन उनका चलता रहता है, नंबर वाइज चलते रहते हैं, और इन बच्चों को स्पेशली कैश अवार्ड, मेडल्स, स्टार्स ऑफ द स्कूल के नाम से इनको दिया जाता है, और वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक इस तरह। आप हर कोशिश करने वाले को सम्मानित करते हैं, ऑलराउंडर को खास तौर से, क्योंकि वो बच्चा कहीं भी डेवलप हो सकता है। मैं अपने यहाँ हरीश जी बताऊं कि देखिए, 2 बातें, एक बच्चे को बोलना आना चाहिए और एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस। नर्सरी के अंदर मेरी हर क्लास के अंदर पोडियम है। नर्सरी का बच्चा स्टैंड पे स्टैंड खड़ा होके बोल सकता है, ये मैं दावे के साथ। इससे तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर तो आप कहीं भी कामयाब हो जाओगे। कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट कोर्स हो गया ये तो। हरीश जी, आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, आपने स्कूल के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। अपनी गृहस्थी के बारे में बताएं मुझे, आपकी गृहस्थी में भी सब कुछ ठीक है ना? देखिए, ये सब करते हुए कहीं आप अपनी गृहस्थी को पीछे छोड़ जाते हैं। देखिए हरीश जी, हकीकत यह कि मैं गृहस्थी में ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मैं सोशल वर्क में भी रहा, अपनी जॉब में भी रहा, और बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व रहा, बिजनेस में भी रहा, जैसा आपको पता है। बच्चों के अपलिफ्टमेंट में मेरी मैडम का, मिसेस का बहुत योगदान है। उनका थैंक्स कीजिए आप हमारे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक्स ही नहीं, बहुत सिर नीचे करके आप कीजिए मैं जनाब। उनके उस योगदान के लिए ऋणी हूँ। शी इज हाईली क्वालिफाइड, शी इज MSc, MA इंग्लिश एंड MA इकोनॉमिक्स, B.Ed तो है ही है वो, विद्यालय की देखभाल भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पे पूरा गौर से ध्यान दिया, और मेरे बच्चे भगवान की मेहरबानी से, भगवान के आशीर्वाद से, दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, दोनों बच्चे MBA हैं, और दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, और अपने स्कूल्स के, अपने टाइम के हेड बॉय और हेड गर्ल हैं। तो आप एक my girl was the head girl of the DPS Faridabad, my son was the head boy of St. Anthony's। तो मुझे तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान देने का टाइम नहीं मिला, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता। तो आप दिल से सैल्यूट करते हैं उनके नाम का? बिल्कुल। देखिए, आप हमारे शो पे उनको दिल से सैल्यूट कर रहे हैं, नो डाउट। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत सारी जिंदगी के उतार चढ़ाव हमसे डिस्कस किए। 5 विफलताओं के बाद एक सफलता का क्या महत्व होता है, आपने ये बताया। आज आपको हमारा ये पॉडकास्ट शायद आपके स्कूल के बच्चे भी देखेंगे, आपके समाज सेवी संस्थाएं भी देखेंगी। एक छोटा सा संदेश उनके नाम आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आदमी को डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ये अगर आप लाइफ में किसी भी मुकाम लेके चलते हो, तो आप जिस चीज को सोचते हो
मैं समझता हूँ कि वो मुकाम आप हासिल ना कर पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो डिनाई सकता। नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। आप थैंक हमारे शो पे आए, आपने शो की शोभा बढ़ाई और आप अपने आप में एक शख्सियत ऐसी हैं जिसको हम इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जिसको टीचर या प्रोफेसर या प्रिंसिपल नहीं कह सकते हम। आप पूरा एक इंस्टीट्यूट हैं। सैल्यूट है आपको। आप थैंक समाज यू, सेवी हैं। धन्यवाद आपका थैंक बहुत यू, बहुत हमारे थैंक शो यू, पर आने के लिए। थैंक यू फिर हरीश कभी भाई। आपसे थैंक जरूर समय लेंगे। so nice of you for inviting me and giving me this opportunity. I am obliged. Thank you very थैंक यू much. सर, थैंक यू वेरी मच।